पढ़े थे कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में कि इसका कैसे ये वायरस जो है हमारे जैसे कि CD4 सेल में और टी हेल्पर सेल में कैसे वो एंट्री करता है और कैसे अपने जो वायरस जो पार्टिकल्स है कैसे बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो वायरस का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें देखे थे कि ये वायरस का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये इन्वेलप है और इन्वेलप पे ये दो ग्लाइकोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, एक है जो है GP120 और एक है GP41। ठीक है, और ये क्या होता है कि होस्ट के सेल से, जैसे ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, इससे ये क्या होता है ये बाइंड करता है और यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं जो रिसेप्टर होता है CD4 सेल रिसेप्टर, इससे ये बाइंड करता है। और जो एसेसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सेल के अंदर वो एंट्री करे, जैसे कि हम लोग याद कर सकते हैं CCR5 हो गया, चाहे CCR2 हो गया, चाहे CXCR4 हो गया। तो ये नॉर्मली जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। फिर इसके बाद से ये क्या होता है, वायरस का अनकोटिंग होता है। ठीक है, वायरस जब अनकोटिंग होता है तो ये अपना RNA रिलीज करता है, इसके साथ क्या रिलीज करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RNA और कुछ एसेसरी एंजाइम जैसे हम लोग पढ़े थे, इंटीग्रेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। ठीक, तो ये इंटीग्रेज और प्रोटीएज का तो काम हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फोकस करना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर DNA है तो DNA से क्या बनता है, RNA नॉर्मली, और RNA से क्या बनता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन से अब चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए और चाहे फंक्शनल प्रोटीन बनाए। ठीक है, लेकिन क्या है DNA से RNA बनने को, इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस RNA से अगर जब ये DNA बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये जो इंजाइम यहाँ वर्क करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसको RNA से DNA में कन्वर्ट कराने का। अब जानते हैं कि जो HIV वायरस जो होता है वो RNA वायरस होता है, लेकिन हमारे बॉडी में क्या है कि जो हमारा जो जैसे कि DNA होता है वो DNA होता है और डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि RNA से 2 RNA मॉलिक्यूल आते हैं और वो 2 RNA मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड DNA बनाते हैं। और डबल स्टैंडर्ड जो है मतलब यही वायरल कॉपी का, ठीक है, जो वायरल RNA है, जैसे मान लीजिए ये वायरल RNA है, ये 2 कॉपी मिलके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो DNA का कॉपी बनाते हैं। और ये फिर DNA कॉपी क्या होता है कि न्यूक्लियस में एंट्री करता है और न्यूक्लियस में जाने के बाद इंटीग्रेज के प्रेजेंस में हमारे जो CD4 सेल के न्यूक्लियस में जो DNA होता है उससे इंटीग्रेट करता है और प्रो वायरस का फॉर्मेशन कराता है। फिर ये प्रो वायरस क्या होता है कि आगे चल के फिर इनका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के बाद से जो प्रोटीएज का एक्शन होता है और इस प्रोटीएज के एक्शन से अपना सेवरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन का ये लोग निर्माण करते हैं। ठीक, लेकिन हमें फोकस करना है सिर्फ यहाँ पे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर हम इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दें तो ये वायरस जो है RNA से DNA नहीं बना पाएगा। जब RNA से ये DNA नहीं बना पाएगा तो हमारे जो सेल का जो न्यूक्लियस है, CD4 सेल का न्यूक्लियस है, उसमें ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। जब वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा तो इनका जो नंबर है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टारगेट कहाँ किए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है वो ड्रग्स है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को हम लिखेंगे RTI। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंजाइम होता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट, ये RNA पे डिपेंड है और यहाँ पे वर्क कौन करता है, DNA पॉलीमरेज वर्क करता है।
आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एंजाइम ये वर्क करता है और इसका जो जो इसको डबल कॉपी बनाता है, ठीक है। और मतलब इसको नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉपी का फॉर्मेशन कराता है। अब देखते हैं जो आरटीआई है, इसमें जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है 2 पार्ट में, ठीक है। आरटीआई जो है 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। एक तो जो है कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ आरटीआई और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ आरटीआई। नॉन कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, और कॉम्पिटिटिव में भी 2 क्लासिफिकेशन है। इसमें हम लोग देखिएगा, जैसे एक आता है एनआरटीआई, मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और एक होता है, हम इसको एनटी लिख रहे हैं, एनटीआरटीआई, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एनटी का मतलब है न्यूक्लियोटाइड और एन का मतलब है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे कि पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बनाते हैं, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, अगर फॉस्फेट ऐड होता है, मतलब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, तब ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जब क्या होता है, इसका चेन बनाता है, इस न्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग कहते हैं डीएनए चाहे आरएनए, जो पॉलीमर्स बनता है इसी न्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, ठीक है। तो एनआरटीआई जो है वो नॉर्मली हम यहाँ भी बात करें, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ये होने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि आरटीआई इनहिबिटर्स जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स, वो आरएनए से डीएनए में इसको कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, तो फिर जो भी आगे जो फंक्शन होना है, जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना है चाहे ट्रांसलेशन होना, ये कुछ नहीं होगा। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे, लेकिन हम इसको और क्लासीफाई करते हैं अपने मतलब सहूलियत के लिए, इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं न्यूक्लियस एनआरटीआई को। इस एनआरटीआई को हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि इसमें फॉस्फेट की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस तीनों के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर, इट रिक्वायर फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसको न्यूक्लियोटाइड में फिर इसको चेंज होना है, ठीक है। तो इसको फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत है नॉर्मल वे में अगर बात किया जाए तो। इसके बाद से ये कॉम्पिटिटिवली ये क्या करता है, बाइंड करता है। और ये फॉस्फोराइलेशन क्यों ज़रूरत है कि ये जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली ये जो ड्रग होता है, इसमें जो ड्रग्स हैं वो प्रो ड्रग्स होते हैं। जैसे हमारे जैसे हम इस मेडिसिन को अगर लेते हैं तो वो नॉर्मली जब हमारे जब सेल में एंट्री करते हैं तो सेल के जो अंदर जितने भी, जैसे मान लीजिए कि इंट्रासेलुलर काइनेज एंजाइम होता है, ये काइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इनको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो इंट्रासेलुलर काइनेज एंजाइम इनको एक्टिव करेगा और ये कॉम्पिटिटिवली वर्क करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से ये फॉस्फोराइलाइज हो चुका है, तो इसमें फॉस्फोराइलाइजेशन नहीं होता है। और इसमें भी जो नॉन कॉम्पिटिटिव है इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे देखते हैं आगे, ये तो नॉर्मल जो है आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड है, तो अगर मान लीजिए उसको डीएनए बनाना चाहे आरएनए बन, तो इसके लिए सबसे पहले इसको फॉस्फोराइलेशन होना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड में इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर इसके बाद आरएनए या चाहे डीएनए स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कुछ इसके एनालॉग्स के बेसिस पे, ठीक है। मतलब इसमें जो है जो एनआरटीआई है, कुछ थायमिडीन एनालॉग है, थायमिडीन एनालॉग है, और कुछ जो है साइटोसिन एनालॉग है, और कुछ जो है एडेनिन एनालॉग है, एडेनिन एनालॉग है, और जैसे मान लीजिए कुछ जो है गुआनोसिन एनालॉग है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइटोसिन, इसको एडेनिन, ये है गुआनोसिन, ठीक है। तो गुआनोसिन एनालॉग
ठीक है। ये मतलब ज़्यादातर ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ऐसे आता है कि कौन सा NRTI जो है, ठीक है, जो थायमिडिन एनालॉग्स होते हैं, चाहे कौन से जो NRTI है वो आपके साइटोसिन एनालॉग्स होते हैं। तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं, थायमिडिन में आता है 2 ड्रग्स, नॉर्मली हमको याद करना है जाइडोवुडिन, जाइडोवुडिन के बाद याद कर सकते हैं एस्टावुडिन, एस्टावुडिन, ठीक है। और जो साइटोसिन एनालॉग होते हैं इसमें 3 ड्रग्स आते हैं, हम लोग याद कर सकते हैं लैमिवुडिन, लैमिवुडिन के बाद से याद कर सकते हैं जेल सिट्राबिन, जेल सिटाबिन, ठीक है। जेल सिटाबिन के बाद से याद कर सकते हैं एम सिट्राबिन, एम ट्राइसिटाबिन, ठीक है। जो एडेनिन जो एनालॉग्स है इसमें हम लोग याद कर सकते हैं डिडाइनोसिन, देखो एडिनोसिन ऐसे लग रहा है ना, एडिनोसिन, डिडाइनोसिन आप याद कर सकते हैं। ऐसे जो टर्म पढ़िएगा ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ एडेनिन से ये रिलेट कर रहा है। फिर गुआनोसिन में आप याद कर सकते हैं एवाकेविर, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये हमें याद रखना है इसकी, क्योंकि इसके हम लोग जाइडोवुडिन इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या इसका जो फंक्शन है, कैसे ये वर्क करता है, कब इसको नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जैसे कि मान लीजिए कि मैक्सिमम जो इसका ड्रग्स होता है, ये वाला जो ड्रग्स है वो ज़्यादातर हम इसको प्रीफर करते हैं, ओरल प्रीफरेंस है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जो ड्रग्स है जैसे ओरल आप प्रीफरेंस करते हैं तो मान लीजिए कि आप जैसे खाना खा लिए तो उसके साथ भी आप ये ड्रग्स ले सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे डिडाइनोसिन है, वो मतलब अकेला ये ऐसा ड्रग्स है इसमें डिडाइनोसिन कि जिसको आप एम्प्टी स्टोमक में नहीं मतलब उसको ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एम्प्टी स्टोमक में नहीं लेते हैं, खाली पेट नहीं लेते हैं, तो ये ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। कारण क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप इस ड्रग्स को आप ले रहे हैं तो मान लीजिए जो अगर उसके साथ चाहे कोई आप ड्रग्स भी ले रहे हैं इसके साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इसके साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं, चाहे कीटोकोनाजोल ले रहे हैं, चाहे आप अल्कोहलिक हैं, तो उसमें भी क्या कर सकता है कि जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है तो अल्कोहलिक में इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और मतलब इस ड्रग्स के चलते। इसलिए इस पेशेंट में मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को हम डिडाइनोसिन देते हैं तो उसमें रिकमेंड करते हैं कि आप अगर अल्कोहलिक हैं तो आप अल्कोहल यूज नहीं कीजिएगा। और मान लीजिए और जैसे कि बफरिंग इफेक्ट के चलते क्या होता है कि अगर कोई आप जैसे कीटोकोनाजोल लिए हैं, चाहे आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिए हैं, तो ये नॉर्मली क्या होता है बफरिंग इफेक्ट के चलते इसकी इफिकेसी जो है, इस ड्रग्स की इफिकेसी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसलिए हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। और एम्प्टी स्टमक में इसलिए करते हैं क्योंकि जो गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगा कि उस समय कम हो जाता है, तो उस पर ये वर्क करके इस एंजाइम की क्या होती है, इफिकेसी हो जाती है कम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट के लिए हम लोग देखिए इसका जो एंजाइम हम लोग पढ़े थे कुछ, देखिए RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो ये DNA पॉलीमरेज हमारे अंदर है, ठीक है। RNA डिपेंडेंट ये DNA पॉलीमरेज यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो वो DNA पॉलीमरेज क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये हम लोग मेडिसिन अगर देते हैं तो इसी को इनहिबिट कर रहा है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा है। तो जब ये प्रोसेस इनहिबिट होगा, मतलब कि ये जो DNA पॉलीमरेज अगर ये इनहिबिट होगा तो हमारे बॉडी में चाहे हमारे मतलब ऑर्गन सेल में कुछ ऐसे ऐसे जैसे ऑर्गन्स हैं कि जहाँ पे DNA पॉलीमरेज का मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कहाँ कि जहाँ मतलब सेल ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर रहा हो, चाहे सेल ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा हो। तो वो सबसे पहला है, जैसे मान लीजिए बोन मैरो। तो बोन मैरो में इस DNA पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है, बोन मैरो में ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर ये दवा दे दिए, DNA पॉलीमरेज अगर वर्क नहीं कर रहा है तो बोन मैरो क्या हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा। तो बोन मैरो सप्रेशन के चलते जो फीचर्स आएगा, मान लीजिए आपको एनीमिया का फीचर्स आ सकता है, चाहे आप प्रोन टू इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रोपीनिया का कारण आ सकता है,
ठीक है। तो ये बोन मैरो सप्रेशन ये कॉमन फीचर्स है। फिर इसके बाद से मान लीजिए कि जो ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर जो भी आरएनए चाहे डीएनए जो भी बनाना है, ठीक है, तो उसके वो बनेगा, तो फिर वो एटीपी का फॉर्मेशन कराना है, चाहे उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। तो ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे जैसे कि मसल सेल्स में होते हैं, तो अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो फिर मसल सेल्स जो मसल्स प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा, चाहे मसल्स का अच्छी तरह से फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या हो सकता है, इसमें मायोपैथी का कारण हो सकता है, ठीक है, मायोपैथी का कारण हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन फीचर्स है, ठीक है, जो बोन मैरो सप्रेशन का, मायोपैथी का। फिर इसके बाद से क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये ज़्यादा तो मतलब कुछ इसमें जो मेडिसिन है वो क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बना सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी ये कारण हो सकता है। फिर कभी कल ये क्या होता है, पेनक्रेटाइटिस का ये पेनक्रेटाइटिस जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए लेकिन अगर सबसे पहले बात अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि सबसे ज़्यादा अगर बोन मैरो सप्रेशन और चाहे हम लोग बात करें कि मायोपैथी जो है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो इसमें हम लोग एक ड्रग को याद करेंगे, जाइडोविडिन। जाइडोविडिन के साथ सबसे ज़्यादा बोन मैरो सप्रेशन और मायोपैथी है, ठीक है, साइड इफेक्ट। लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो सबसे ज़्यादा है एस्टोविडिन के साथ। एस्टोविडिन के साथ सबसे ज़्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथी का चांसेस है। लेकिन अगर बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस का, तो पेनक्रियाटाइटिस अगर मैक्सिमम जो है वो है डिडाइनोसिन के साथ, ठीक है, और सबसे मिनिमम जो है लैमिवुडिन के साथ है। ये हमें याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब जो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बोन मैरो सप्रेशन और चाहे मायोपैथी वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, जाइडोविडिन के साथ है। फिर इसके बाद से पेरिफेरल न्यूरोपैथी मैक्सिमम सीन विथ एस्टोविडिन। फिर इसके बाद से जो पेनक्रेटाइटिस है, तो पेनक्रेटाइटिस मैक्सिमम विथ डिडाइनोसिन एंड मिनिमम विथ लैमिविडिन। लैमिविडिन के साथ बहुत कम है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा एक स्पेशल जैसे कि मतलब इसको डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे डिडाइनोसिन के बारे में। कारण क्या है थोड़ा समझिए। डिडाइनोसिन जो है इस हम मेडिसिन को हम लोग जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि गाउट का, ठीक है, उस गाउट में आप यूज कर रहे हैं एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। तो एलोपेरिनॉल के साथ ये क्या करता है, मतलब अपना ये जो इनका नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट ये ज़्यादा शो करता है एलोपेरिनॉल के साथ। तो एलोपेरिनॉल के साथ हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट रिकमेंड विथ एलोपेरिनॉल, ठीक है। और मान लीजिए कि इसके और जैसे केटाकोनाजोल जो है, केटाकोनाजोल हो गया, चाहे आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, अच्छा है आप इट्राकोनाजोल हो गया, ठीक है, इट्राकोनाजोल हो गया। तो इसके साथ क्या होता है कि हम इस डिडाइनोसिन को भी हम प्रीफर नहीं करते हैं, कारण बिकॉज ऑफ व्हाट, बफरिंग इफेक्ट के चलते, ठीक है। तो बफरिंग इफेक्ट के चलते इस जो डिडाइनोसिन है अच्छी तरह से ये वर्क और ये फंक्शन नहीं कर पाता है, अपना जो इफिकेसी लेवल है वो शो नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। और जैसे एक और चीज़ हम रिकमेंड किए थे कि अगर पेशेंट अगर अल्कोहलिक है, ठीक है, तो अल्कोहलिक पेशेंट में भी हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को अगर हम डिडाइनोसिन दे रहे हैं तो पेशेंट को हम कहेंगे कि भैया आप अल्कोहल यूज ना करें, ठीक है। तो इसमें आप क्विट करें अल्कोहल यूज, ठीक है, नहीं तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, ठीक है। इसके टॉक्सिसिटी के चलते आपको जो साइड इफेक्ट हम लोग पढ़े थे कि पेनक्रेटाइटिस का जो कारण है वो ज़्यादा चांसेस होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रीफर नहीं करते। और नॉर्मली हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉर्मली गिवन इन एम्प्टी स्टमक, ये खाली पेट हम इस दवा को प्रीफर करते हैं। और जो बाकी इसके पहले जितना है वो नॉर्मली हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, सब ओरल ही यूज़ करते हैं।
और कुछ स्पेशल जैसे पढ़ लेते हैं, कुछ जैसे ड्रग्स का उसका स्पेशल साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि एस्टूबुडीन के बारे में देखिए, एस्टूबुडीन के साथ सीरियस जैसे कि ये लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है, ठीक है, ये लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है। और तो इसलिए मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है जैसे कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में ये ज़्यादातर हम लोग ये प्रीफर नहीं कर सकते। चाहे कोई हिपैटिक डिजीज़ है तो ये नॉर्मली क्या करता है, हिपैटिक एस्टिएटोसिस का भी ये फॉर्मेशन कराता है। फिर ये लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कराता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ग्लूकोज का लेवल, और ये जो वेट गेन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम का ये कारण बनाता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि इस दवा को हम लोग मतलब लैक्टिक एसिडोसिस चाहे ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम इसको यूज ना करें। अब बात करते हैं कुछ अलग है दवा, जैसे कि अबैकावीर जो है, ठीक है, ये हम लोग बताए थे ना, अबैकावीर गुआनिसिन एनालॉग्स जो है। तो ये नॉर्मली क्या है, अगर इस आप दवा का देते हैं तो इनका जो साइड इफेक्ट है, सबसे पहला बात कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ HIV-1 वायरस के अगेंस्ट ये मतलब ये वर्क करता है। और इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि मान लीजिए एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे अगर जीनोटाइप है कोई पेशेंट का, जैसे HLA, बस ये याद करने वाला पॉइंट है, HLA B5701, ठीक है, जीनोटाइप का अगर कोई पेशेंट है तो इसमें हम लोग इस मतलब मेडिसिन को रिकमेंड नहीं करते हैं। कारण क्या है कि ये एकदम मतलब सीरियस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ये शो कर सकता है, ठीक है, जिसके कारण पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये ज़्यादातर ये प्रिसिपिटेट कर देता है MI के लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए प्रिसिपिटेट कर सकता है। तो इसमें अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें हम इस मेडिसिन को प्रीफर नहीं करेंगे। फिर अगर बात करते हैं कि जैसे जो भी NRTI है, ये इम्पॉर्टेंट है। NRTI न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिवेटर्स है, तो इसमें जैसे कि और न्यूक्लियोटाइड जो रिसेप्टर्स है, तो कुछ ऐसी जो दवा है वो आपका हेपेटाइटिस B में भी यूज किया जा सकता है। जैसे इसमें हम लोग 3 दवा पढ़ेंगे, जैसे इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं, लेट, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा लैमिवुडीन जो है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर एमिट्राइसीटाबीन को हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे टीनोफोविर को यूज कर सकते हैं, टीनोफोविर। जो टीनोफोविर होता है वो होता है NTRTI, ठीक है, और ये जो है NRTI है, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि इसमें अगर एमिसिट्रावीन के अगर हम देते हैं तो ये ज़्यादा क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट है, ये हाइपर पिगमेंटेशन का ये कारण बनाता है। हाइपर पिगमेंटेशन का ये साइड इफेक्ट है इसका, हाइपर पिगमेंटेशन। और इसको ज़्यादातर हम इस ड्रग्स को क्या देते हैं, ओरली प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा, इसमें आप लोग याद कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनहिबिटर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं RTI, ठीक है। RTI में भी हम लोग सिर्फ आज पढ़े हैं सिर्फ NRTI, ठीक है, NRTI के बारे में पढ़े हैं। और इसका जो एनालॉग्स है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। और इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है, जो ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि जेडोबुडीन और एस्टूबुडीन के साथ मैक्सिमम कौन कौन सा साइड इफेक्ट है जो ज़्यादा दिखा जाता है, ये मिनिमम का किसके साथ, एलोपेरिनॉल के साथ नहीं दे सकते हैं, केटाकोनाजोल के साथ हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं, अल्कोहल के साथ। और यही एक दवा जो एम्प्टी स्टमक में लिया जा सकता है, ठीक है, और MI का ये चांसेस बढ़ाता है, ठीक है, और सीरियस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का ये। और कौन से ड्रग्स है जो हेपेटाइटिस B में यूज़ किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।